हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश का विस्टस बुक का चैप्टर नंबर 3 द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ करने जा रहे हैं, तो जो कि तिशानी दोषी ने लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें बताएंगे कि कैसे कैसे अर्थ हमारा पहले कैसे हुआ करता था, वो अब कैसा है, और वो फ्यूचर में हमारा अर्थ जो है वो कैसा हो जाएगा, ह्यूमन के क्या क्या इम्पैक्ट पर है। और वो यहाँ पे वो एंटार्क्टिका गई थी, तो एंटार्क्टिका में उनका जो जो एक्सपीरियंस है वो सारी बातें ये यहाँ पर हमें बताएंगी। तो देखो क्या लिखा है, बिफोर यू रीड, इफ़ यू वांट टू नो more about the planet past, present and future, the Antarctica is the best place to go। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में, उसके पास्ट में क्या था, उसके प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, आपको अगर ये सब कुछ जानना है तो एंटार्क्टिका जो है वो एकदम बेस्ट प्लेस है, जहाँ आप जाकर ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हो। और इतना तो है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका भी कहीं ना कहीं मन करने लगेगा एंटार्क्टिका जाने का। ओके, तो देखो क्या लिखा है। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shlokalskaya, heading toward the coldest, driest, windiest continent in the world, एंटार्क्टिका। अब ये क्या कह रही है कि सबसे पहले इस ईयर के स्टार्टिंग में वो कहाँ जा रही थी, वो खुद के साथ एक रशियन रिसर्च वेसल यानी कि एक बड़ी सी बोट लेकर, जिसका नाम क्या था, एकेडमिक श्लोकास्की। ठीक है, श्लोकास्की नाम था उसका बोट का। ठीक है, बोट का नाम था एकेडमिक श्लोकास्की। ठीक है, और उसके साथ वो कहाँ जा रही थी, टूवर्ड द कोल्डेस्ट, जो सबसे ठंडी जगह है, ड्राइएस्ट, ठीक है, वाइंडेस्ट यानी कि जहाँ पर बहुत तेज़ से हवा चलती है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, वैसे कॉन्टिनेंट में जा रही थी वर्ल्ड के। कहाँ जा रही थी वो, एंटार्क्टिका जा रही थी। माई जर्नी बिगेन 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। अब यहाँ पर वो क्या कह रही है, वो कह रही हैं कि उनकी जर्नी जो है वो मद्रास से स्टार्ट होती है, जो कि मद्रास कहाँ है, 19.09 डिग्री ऑफ नॉर्थ, ठीक है, इक्वेटर के पास पर। तो मद्रास से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और वो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करती है, 6 चेक पॉइंट्स को, जहाँ पे उनके वीज़ा वगैरह मांगे गए होंगे, उनका आधार कार्ड वगैरह जो भी कुछ भी मांगा गया होगा उस चेक पॉइंट्स पर, 3 बॉडीज़ ऑफ दी वाटर यानी कि 3 ओशन, और एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर यानी कि उन्हें याद भी नहीं उन्होंने कितने इकोस्फीयर्स को क्रॉस किया एंटार्क्टिका तक पहुँचने के लिए। By the time I actually set the foot on the Antarctica continent, I had been traveling over hundreds hours in combination of the car, aeroplane and ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder। अब यहाँ पर वो क्या कह रही है कि जैसे ही मैंने एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे अपना सबसे पहला कदम रखा, यानी कि मैंने जब एंटार्क्टिका में अपने कदम रखे, तो जो मैं ट्रैवल करके आ रही थी, जिसमें मुझे 100 घंटे लग गए थे सब कुछ मिला के, वो मैं कार से जा रही थी, एरोप्लेन से जा रही थी, शिप से जा रही थी, तो ये सब ट्रैवलिंग का समय जो है मिलाकर वो मुझे 100 घंटे लग गए, 100 घंटे से भी ज़्यादा लग गए। बट जब से पहली बार मैंने देखा एंटार्क्टिका को, ठीक है, तो जब पहली बार मैंने एंटार्क्टिका को देखा, जो मेरा इमोशन था उस वाइट लैंडस्केप को देख के, यानी कि एंटार्क्टिका पूरा वाइट था, बर्फ़ से जमा हुआ था, तो उस वाइट लैंडस्केप को देख के और उसके अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन। अब हॉरिजॉन क्या होता है, अगर दूर दूर तक देखो, कहीं अगर आप गए होगे किसी दरिया वगैरह पे, तो दूर देखो तो ऐसा लगता है ना कि स्काई और पानी जो है वो मिल रहा है। ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर ब्लू हॉरिजॉन पे कि हमारा लैंड और स्काई जो है वो मीट कर रहा है। तो जो ब्लू हॉरिजॉन था, ये सारी चीज़ें दिख के उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, अनइंटरप्टेड, यानी कि दूर दूर तक खाली वो हॉरिजॉन ही दिखा जा रहा था। और उनको एकदम प्रोफाउंड का मतलब होता है एकदम डीप, एकदम आश्चर्य में रह गई ये सारी चीज़ें देखकर, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वंडर at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been time when the India and the Antarctica were the part of the सेम लैंड मास। अब यहाँ पर वो क्या कह रही है, इमेंसिटी का मतलब होता है ह्यूज, तो वो कह रही है कि मुझे उस चीज़ का वंडर तो हो ही रहा था, उसके आइसोलेशन को देख के, उसकी इमेंसिटी यानी कि वो इतना बड़ा है ये देखकर, उसके आइसोलेशन यानी कि वहाँ पर कोई नहीं रहता, तो कोई इंसान वहाँ रह ही नहीं सकता, तो उसके आइसोलेशन को देख के ये सबसे ज़्यादा वो जो मुझे एकदम
आश्चर्य हो रहा था वो ये सोच के हो रहा था कि इंडिया और एंटार्क्टिका जो थे वो पहले एक सेम लैंड मास के पार्ट हुआ करते थे, यानी कि एंटार्क्टिका एंड इंडिया जो है वो पहले जुड़े होते थे। जैसे कि मान लो ये लैंड मास होता था जिसका नाम था गोंडवाना, अब यहाँ पर ही क्या होता था, यहाँ पर ही इंडिया होता था और यहाँ पर ये एंटार्क्टिका होता था और दोनों जुड़े होते थे आपस में। तो ये सोच के इनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता था कि कैसे ये दोनों जुड़े हो सकते हैं, बिकॉज आज के समय में देखा जाए तो ये दोनों दूर दूर हो जाते हैं, एंटार्क्टिका एकदम नीचे पड़ जाता है और इंडिया थोड़ा ऊपर जा चुका है। पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, अब पार्ट ऑफ द हिस्ट्री में देखो क्या लिखा है, 650 million years ago a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, center roughly around the present day Antarctica। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो कह रही है कि 650 million year ago एक जाइंट जो था क्या था, एक लैंड मास था, एक लैंड का टुकड़ा था, ठीक है, उसमें सब कुछ कंबाइन था, यानी कि यहाँ पर एमालगेटेड का मतलब होता है कंबाइन होना। तो गोंडवाना एक लैंड था जिसमें हमारा इंडिया भी रहता था और एंटार्क्टिका भी रहता था, दोनों जो है एक साथ जुड़े हुआ करते थे। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, human hadn't arrived on this global scene and the climate was much warmer, hosting the huge varieties of the flora and fauna। लेकिन अब ये कह रही हैं कि उस समय में चीज़ें जो थी वो थोड़ी अलग हुआ करती थी। ह्यूमन जो थे, पहली बात वो ग्लोब के अंदर नहीं थे, यानी कि ह्यूमन तब तक बने ही नहीं थे, और क्लाइमेट जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था, ठीक है, क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था। कब? जब इंडिया और एंटार्क्टिका साथ में थे, ठीक है, जिसके अंदर ह्यूज वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फाउना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल रहते थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटीज़ के। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammal got under the way, the landmass was forced to separate into the country, shaping the globe much as we know it today। अब यहाँ पर वो क्या कह रही है, यहाँ पर वो कह रही है कि 500 मिलियन ईयर यानी कि 500 साल, 500 मिलियन ईयर पहले जो था वो गोंडवाना थ्राइव का मतलब फ्लरिश होना, ठीक है, तो गोंडवाना बना था, लेकिन जिस समय पे डायनासोर वाइप्ड आउट हो गए यानी कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए और एज ऑफ द मैमल गॉट अंडर द वे यानी कि ह्यूमन जो है वो बनने लगे धरती पर, तो जो लैंड मास था यानी कि जो गोंडवाना था उसको वो सेपरेट हो गया, ठीक है, फोर्स टू सेपरेट इनटू दी कंट्री, यानी कि वो मजबूर हो गया इन द सेंस यहाँ पर उसका कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो गई होंगी जिसके वजह से गोंडवाना लैंड को सेपरेट होना पड़ा, अलग होना पड़ा और ऐसा ग्लोब बनाना पड़ा जिसको हम आज देखते हैं कि एंटार्क्टिका और इंडिया जो है वो जुड़े हुए नहीं हैं। To visit Antarctica now is to be the part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि अगर हम एंटार्क्टिका जाए तो हमें वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री पता चलेगी, हमें ये पता चलेगा, ग्रैप्स का मतलब होता है आइडिया, तो हमें आइडिया मिलेगा कि हम कहाँ से आए हैं, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो कहाँ से आया है और वो फ्यूचर में कहाँ चला जाएगा। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द Cordilleran folds and Precambrian granite shells, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन। अब यहाँ पे ये कह रही है कि अगर आप एंटार्क्टिका पे आओगे तो आपको पता चलेगा, सिग्निफिकेंस पता चलेंगे, किसके सिग्निफिकेंस पता चलेंगे, कॉर्डिलियन फोल्ड्स, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कोस्ट से लेके मेक्सिको तक जो होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्डिलियन फोल्ड्स कहते हैं। प्री कैम्बियंस मतलब ग्रेनाइट के पत्थर भी उन्हें वहाँ पर देखने मिले थे। ओजोन के बारे में उन्हें पता चलेगा और ओजोन जो है वो कैसे ख़त्म होती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो पता चलेगा। इवोल्यूशन कैसे हुई वो पता चलेगा और एक्सटेंशन यानी कि कोई अगर धरती से एकदम वाइप्ड आउट हो जाता है यानी कि उसकी जो जाति है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो दोबारा कभी दिखती नहीं है, तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो आपको एक्सटेंशन के बारे में भी बहुत कुछ जानने मिलेगा अगर आप एंटार्क्टिका विजिट करते हो तो। When you think about all that can happen in the millions year
It can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northward, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalaya. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जब अगर आप देखोगे कि ये मिलियंस ऑफ द ईयर में क्या हो गया, तो आपका माइंड एकदम बॉगलिंग का मतलब एकदम कंफ्यूज हो जाएगा. तो वो क्या कह रही है कि इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया जो है वो नॉर्थवर्ड जा रहा था. जैमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से टकराना, ठीक है, स्टक करना. अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालय, यानी कि मान लो जैसे कि ये जो है हमारी इंडिया की प्लेट है, ठीक है, ये हमारी इंडिया की प्लेट है, ओके, और यहाँ पर जो है हमारा क्या है, एशिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा कहीं एशिया है, ओके. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना थोड़े एक्स्ट्रा जो है वो ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन हमारा इंडिया जो है वो ज़बरदस्ती यहाँ अंदर जा रहा है, एशिया की तरफ और जाना चाह रहा है. तो क्या हुआ एट लास्ट ये हुआ कि हमारा इंडिया, ये इंडिया की प्लेट हो गई यहाँ के नीचे वाली, और ये एशिया एकदम लेवल में आ गए, और इसके बीच का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो क्या बना दिया, हिमालय बना दिया. तो वो कह रही है ऐसे हमारा हिमालय बना. साउथर्न अमेरिकन ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट द कोल्ड सरकमपोलर करंट. अब यहाँ पर वो कह रही हैं कि साउथर्न अमेरिका जो था वो ड्रिफ्ट होता होता कहाँ चला गया, नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया, जिसके वजह से एक ड्रैग पैसेज बन गया, एक रास्ता बन गया, ठीक है, और क्या बन गया, एक कोल्ड सरकमपोलर करेंट्स बन गए, ठीक है. एंड वो कह रही है कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड डिसोलेट एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, जिसके वजह से हमारा जो एंटार्क्टिका है वो एकदम फ्रिजिड का मतलब एकदम ठंडा हो गया, ठीक है, जहाँ बहुत सारी आइस होती है, फ्रिजिड एकदम कहते हैं ना, फ्रिजिड हो गया है, तो वो मतलब एकदम जम जाना. डिसोलेट यानी कि जहाँ कोई ना रहता हो, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, जिसके वजह से जो एंटार्क्टिका है वो एकदम ठंडा हो गया, वहाँ आप कोई नहीं रहता, और वो एकदम बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में आ चुका है. For the sun worshipping South Indian like myself, too weak in the place where the 90% of the earth total ice volumes are stored in the chilling prospect, not just for the circulatory and metabolic function but also for the imagination. It's अब ये कह रही हैं कि जैसे कि वो एक साउथ इंडियन थी, तो साउथ इंडियन लोग जो होते हैं वो सूर्य भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, ठीक है, सूर्य भगवान जी की. तो यहाँ पर वो कह रही है कि ऐसे इंसान के लिए, यानी एक साउथ इंडियन गर्ल के लिए जो कि सन वर्शिपिंग है, तो उन्हें तो सन 2 हफ्ते वहाँ पे दिखा ही नहीं, ठीक है, उन्हें सन जो है वो दिखा ही नहीं. और 90% दुनिया का जितना भी आइस है, आइस का जितना भी वॉल्यूम है वो कहाँ पर है, एंटार्क्टिका में है. तो उन्हें एक चीज़ की तो प्रॉब्लम हो रही थी कि वो अपनी पूजा नहीं कर पा रही थी, दूसरी उन्हें ये भी प्रॉब्लम हो रही थी कि उनकी सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन भी वहाँ से मैच नहीं कर पा रही थी, बिकॉज उनकी जो बॉडी होगी वो ज़्यादा वहाँ पे खुद को एडजस्ट कर चुकी होगी जहाँ पे वो पहले से रहती है, और फिर अचानक से इतनी ठंडी जगह जाएंगी तो उनकी बॉडी खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएगी. तो वो कह रही है कि उनकी सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. इट्स लाइक वॉकिंग इन टू दी गैंड पिंग पोंग बॉल. अब यहाँ पे ये समझ लो कि पिंग पोंग बॉल क्या होता है. पिंग पोंग बॉल जो है एक वाइट कलर की बॉल होती है, पूरी की पूरी वाइट, ठीक है, पूरी की पूरी वाइट. तो वो कह रही थी कि ये सब चीज़ें देखकर उन्हें सिर्फ ये लग रहा था कि वो एक वाइट पिंग पोंग बॉल में चल रही है, यानी कि एक वाइट कलर की बॉल पर चले जा रही हैं. Devoid of any human marker, no trees, no बिलबोर्ड्स बिल्डिंग. अब यहाँ पे वो कह रही है कि वो एकदम उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक वाइट कलर के पिंग पोंग बॉल में चल रही हैं, जहाँ पर कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है, यानी कि वहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर ह्यूमन रहते भी हैं या फिर नहीं, यानी यहाँ पर ह्यूमन नहीं रहते. डेवॉइड का मतलब होता है विदाउट, कोई ह्यूमन के मार्कर नहीं थे, ना तो वहाँ पर ट्रीज थी, ना ही बिलबोर्ड्स थे, ना ही बिल्डिंग थी. You lose all earthly sense of perspective and time here. The visual scale range from the microscopic to the mites and mite to blue whale, an iceberg as big as countries. The largest recorded was the size of the Belgium. अब यहाँ पे वो क्या कह रही है कि वहाँ पर आप जब जाओगे एंटार्क्टिका के अंदर तो वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, कोई बिलबोर्ड्स नहीं दिखेंगे, कोई बिल्डिंग नहीं दिखेगी, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं देखने मिले, और ऐसा लगेगा ही नहीं आपको. अब यहाँ पर देखो, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है टू गेट द आइडिया ऑफ द 3 डायमेंशन, यानी कि अगर आप अभी अपने रूम पे हो तो आपको ब्रेथ पता चलेगी, उसकी हाइट पता चलेगी, सब कुछ तीनों डायमेंशंस जो है वो आपको दिखेंगे. लेकिन अगर आप वहाँ पर खड़े रहोगे, ठीक है, कहाँ खड़े रहोगे, एंटार्क्टिका में खड़े रहोगे, तो आपको ब्रेथ और वो
ब्रेथ एंड लेंथ तो जानने मिलेगी, लेकिन हाइट जो है यानी कि वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ट्री नहीं है, तो हाइट का आपको वहाँ पर अंदाज़ा नहीं मिलेगा, यानी कि जो तीसरा डायमेंशन है हाइट का वो आपको नहीं समझ आएगा। और यहाँ पर वो कह रही है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें आम नहीं होती थी, सब एक्सट्रीम्स होती थी, या तो एकदम माइक्रोस्कोपिक होती थी या तो एकदम बड़ी होती थी। वो कहती है माइक्रोस्कोपिक जैसे कि मिट्स एंड माइट्स यानी कि छोटे छोटे कीड़े, टाइनी इंसेक्ट्स, ठीक है, वो दिख जाते थे, और ब्लू व्हेल्स दिख जाती थी जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती है। आइसबर्ग, आइसबर्ग का मतलब होता है पहाड़, ठीक है, बड़े बड़े आइस से ढके हुए पहाड़, तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखते थे और जो कि इतने बड़े होते थे कि वो कंट्री के साइज तक के होते थे। और जो सबसे लार्जेस्ट उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो क्या था, वो मतलब जो सबसे लार्जेस्ट उन्हें आइसबर्ग दिखा था वो कौन से साइज का दिखा था, बेल्जियम, ये एक कंट्री है, इसके साइज का इनको एक सबसे बड़ा आइसबर्ग दिखा था। डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन swirl 24 austral summer light and ebentitious silence interrupted only by the occasional avalanche और क्लैविंग आइस शीट। अब यहाँ पर वो कह रही हैं, यहाँ पे वो कह रही है कि डेज जो है वो जाते गए, ठीक है, जाते गए और सूरियल मीन्स अनबिलीवेबल, ठीक है, 24 आवर, ऑस्ट्रल का मतलब होता है साउदर्न चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि वहाँ पर जो है अनबिलीवेबली 24 आवर, दिन के 24 यानी कि 24 आवर डे के वहाँ पर हमेशा लाइट ही हुआ करती थी, यानी कि वहाँ पर कभी भी रात नहीं होती थी, वहाँ पर आपको टाइम का पता चलेगा ही नहीं, वहाँ पर हर समय क्या होता था, उजेला होता था और बहुत ज़्यादा साइलेंस होती थी, एकदम शांत, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पर एकदम साइलेंस, कोई हल्ला वल्ला नहीं होता था, ठीक है। और इंटरप्टेड नहीं होती थी, वो सिर्फ कब इंटरप्ट होती थी, जब ओकेशनल एवलांच आता था, मीन्स क्या होता था कि स्नो स्लाइड हो जाती थी, या फिर क्लेविंग आइस शीट यानी कि जब आइस की मोटी मोटी परत जो है वो स्प्लिट या टूट जाती थी, तभी वहाँ पर जो है आवाज़ आती थी। consecrates द प्लेस यानी कि ब्लेस करती थी ये सारी, यानी कि वहाँ पर इतनी शांति होती थी कि वहाँ पर अगर स्लो साइड हो तभी आवाज़ आती थी, या तो हमारी जो बर्फ़ की परत है वो टूटे तभी आवाज़ आती थी, वरना वहाँ की जो जगह थी वो भगवान के आशीर्वाद से हमेशा एकदम साइलेंस में रहती थी। इट्स इमर्जन that will force you to place yourself in the context of the earth geological history and for human the prognosis isn't good। अब यहाँ पर वो कह रही हैं कि वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा ब्यूटी थी कि वहाँ पर आपको लगेगा कि आप हमेशा यहीं पर रह जाओ, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं आजकल तो ये ह्यूमन के लिए जो है सही नहीं है। मीन्स प्रोग्नोसिस का मतलब प्रेडिक्ट कर देना, तो ह्यूमन के लिए ये सारी चीज़ें सही नहीं है, यानी कि ह्यूमन जो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, हर चीज़ बर्बाद करने में लगा है, तो ह्यूमन के लिए ये सारी चीज़ें अब सही नहीं है, वो ऐसा कह रही है। फिर ये यहाँ पर बता रही है कि ह्यूमन के इम्पैक्ट क्या क्या हैं, ठीक है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर द पैल्ट्री 12,000 ईयर, बैरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। वो कह रही हैं कि जब से हमारा अर्थ बना, जब से पूरा का पूरा अर्थ बना, उससे सिर्फ 12,000 साल हुए कि ह्यूमन जो है अर्थ के अंदर आए। पैल्ट्री का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो बहुत कम टाइम पे आए हैं ह्यूमन, जिसको अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक से कंपेयर करें तो कुछ ही सेकंड होते, कि कुछ ही सेकंड पहले ह्यूमन आए हैं, अगर अपन उसे किससे कंपेयर करें, जियोलॉजिकल क्लॉक से कंपेयर करें। इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट द क्वाइट ऑफ रकस एचिंग our dominance over the nature with our village, town, cities and mega cities। अब यहाँ पर वो कह रही हैं कि इतने ही छोटे समय के अंदर हमने इतना ज़्यादा रकस मीन्स लॉट ऑफ नॉइस क्रिएट कर दिया है और अपना डोमिनेंस कर दिया है, यानी कि अपने आप को सुपीरियर मान लिया है, नेचर से भी ज़्यादा हमने खुद को बड़ा मान लिया, अपने विलेजेस के साथ, अपने टाउन्स के साथ, अपनी सिटीज़ के साथ, मेगा सिटीज़ के साथ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे, पेड़ काट रहे, तो इंसानों ने खुद को सुपीरियर मान लिया है और नेचर को बहुत कम समझा है। The rapid increase of the human population has left us battling with other species for limited resources, and unmitigated burning of fossil fuel has how created a blanket of the carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। यहाँ पर वो कह रही है कि इतना रैपिड इंक्रीज हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, जो कि हमें बैटलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से लड़ना, तो जो कि हमें लड़ा रहा है, यानी कि हमें जो है बहुत बैटल करना पड़ रहा है, बहुत फाइट करनी पड़ रही है अदर स्पीसीज के साथ। क्यों करनी पड़ रही है? बिकॉज रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज कैसे
होते हैं, लिमिटेड होते हैं और इतना ज़्यादा अनमिगिएटेड मीन्स अनकंटिन्यूसली जो है फॉसिल्स को जलाया जा रहा है। फॉसिल्स को जलाया जा रहा है मीन्स पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ करें तो उतना ही पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। हमारे अर्थ के आसपास क्या बन गई है, एक ब्लैंकेट बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि धीरे धीरे ही सही लेकिन पक्का वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा देगी बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे लिखा है जो रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर देखो समझो कि ये स्पीसीज से लड़ना कैसे। अब जैसे मान लो कि कहीं पर भंडारा है और खाना कम होता है तो इंसान कैसे लड़ने लग जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे खाना कम होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तब दो इंसान फाइट करते हैं। ऐसे ही जब नेचर के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो जब दो स्पीसीज है वो भी एक दूसरे से फाइट करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। और अनकंटिन्यूसली जो कंटिन्यूसली हम फॉसिल्स जलाए जा रहे हैं जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जो कि धीरे धीरे पर पक्का हमारे ग्लोबल के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। यहाँ पर ये लिखा है। फिर आते हैं, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंसेंटेड environmental debates of our time. Will the West Antarctica ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current will be disturbed? Will it be the end of the world as we know it? Maybe and may not. मे बी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक सबसे ज़्यादा होस्टली कंसेप्टेड का मतलब होता है डिस्कस। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्कस एनवायरमेंटल डिबेट है। अब यहाँ पर वो सोच रही हैं क्या क्या जो वेस्ट एंटार्क्टिका का आइस है, ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर आइस है अंटार्कटिका का उसकी शीट्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगी और गल्फ स्ट्रीम यानी कि एक ओशन आती है और उसमें से 3-4 फिर वाटर करंट्स निकल रहे होते हैं, तो क्या वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी और जो हमारा अर्थ है वो रह ही नहीं जाएगा। वो कह रही है शायद ऐसा हो सकता है और शायद ऐसा नहीं भी हो सकता। वो ऐसा क्यों कह रही है कि शायद ऐसा हो सकता है, बिकॉज ह्यूमन है वो इतनी सारी पॉल्यूशंस क्रिएट कर रहा है, इतने सारे पेड़ काट दे रहा है, हर चीज़ बुरी वो कर रहा है। और मे बी नॉट यानी कि वो अभी खुद को सुधार ले, अभी से थोड़ा कम कर दे ये सारी चीज़ें करना, तो शायद हमारा अर्थ ना ख़त्म हो। आइदर वे Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained the human population and therefore remain relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds the ice core's half-million-year-old carbon record ट्रैप इन इट्स लेयर्स ऑफ द आइस। यहाँ पर वो कह रही हैं कि कुछ भी डिबेट हो लेकिन जो हमारा एंटार्क्टिका है ना वो जो है ये क्रूशियल एलिमेंट है इस डिबेट का। ऐसा इसलिए नहीं बिकॉज ये एक ऐसी जगह है वर्ल्ड में जहाँ पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहता और ये प्रिस्टाइन का मतलब होता है अनस्पॉइल्ड। ठीक है, यानी जो अभी तक ख़राब नहीं हुई है, जो वो पहले जैसी थी वो अभी भी वैसी है, यानी कि ह्यूमन लोग अभी एंटार्क्टिका पे है नहीं तो एंटार्क्टिका अभी ख़राब नहीं हुआ है। इस चीज़ में तो है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो क्यों है, बिकॉज अगर आइस कोर्स के अंदर देखा जाए यानी कि डीप इनसाइड द आइस देखा जाए तो वहाँ पर भी क्या है, कार्बन के रिकॉर्ड पाए जाते हैं। If we want to study and examine the earth past, present and future, Antarctica is the place to go। वो कह रही हैं कि अगर हमें अर्थ के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ भी जानना हो तो जो एंटार्क्टिका है वो बेस्ट जगह है जहाँ हम ये सारी चीज़ें जाकर जान सकते हैं। Student on the Ice, the program I was working with on the Shloka ski aims to do exactly this by taking the high school student to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunity which will help them foster the new understanding and respect for our planet। अब वो कह रही हैं कि इनकी जो प्रोग्राम का एम था वो यही था कि वो बच्चों को ले जाए और वहाँ पर उन्हें कोई नई चीज़ सिखाए, एंड ऑफ द अर्थ यानी कि एंटार्क्टिका पे ले जाए, एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एंटार्क्टिका पे ले जाए और वहाँ पर उनको एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दे कि वो चीज़ों को समझे। उसके बाद फोस्टर का मतलब प्रमोट करना किसी चीज़ को, तो वो एक नई अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करे, लोगों को ये समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो हमारे प्लैनेट की रिस्पेक्ट करे थोड़ी सी। It's been in operation for 6 years now, headed by the Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seeker which could only give back in the limited way। वो कह रही हैं कि ये सारी जो चीज़ें थी यानी कि ये जो पूरा प्रोग्राम था वो पहले कौन संभालते थे, कैनेडियन, जिनका नाम था क्या था, जियोफ ग्रीन था, जो कि थक गए ये काम करते करते। वो किसे लेकर जाते थे एंटार्क्टिका में, सेलिब्रिटीज़ को लेकर जाते थे, रिटायर्ड लोगों को लेकर जाते थे और जो क्यूरियोसिटी जिनके अंदर होती थी, जानने की इच्छा, उन्हें लेकर जाते थे। लेकिन ऐसे सारे जो लोग थे वो सिर्फ जाकर अपना पैसा
खर्च करके घूम के वहाँ की चीज़ों को देख के वापस आ जाते थे, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ों से थक गए थे। विद द स्टूडेंट ऑन आईज ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द पॉलिसी मेकर और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। अब यहाँ पर वो कह रहे कि ये जो प्रोग्राम था उनका स्टूडेंट ऑन दी आइज, ये जो है इनको एक अपॉर्चुनिटी देता था कि वो एक फ्यूचर जनरेशन को कुछ समझाए जो कि हमारे पॉलिसी मेकर है, आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेंगे अंटार्कटिका जाकर, और वो अभी इस एज में है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब यानी कि समझे। अब बड़े बड़े जो लोग होते हैं उन्हें कुछ भी समझा दो, वो उनके नेचर में आ चुका होता है जो वो नहीं समझते, लेकिन जो बच्चे होते हैं तो उनको समझा दो एक बात तो वो समझ जाते, बिकॉज अभी वो उनका नेचर नहीं बना है कि वैसी चीज़ें वो करे, तो उन्हें जैसा समझाया जाए वो वैसा समझ जाते हैं। तो वो इस समय में तैयार होते हैं कि वो कोई एक नई चीज़ को सीखे, उसको एब्जॉर्ब करे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जाकर वहाँ पर फिर वो चीज़ें एक्ट भी करे। जब उनको सिखाया जाएगा पॉल्यूशन मत करो, क्या था हमारा अर्थ क्या हो गया, तो वो समझेंगे और फिर वो आगे पॉल्यूशन नहीं करेंगे। इसलिए वो बच्चों को यानी कि फ्यूचर जनरेशन को लेकर जाना स्टार्ट कर देते हैं। द रीज़न the program have been so successful is because it's impossible to go anywhere near the south pole and not affected by it. It's easy to blaze out the polar ice cap melting while sitting in the comfort zone of your respective latitude and longitude, but when you visibility see the glacier retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of the global warming is the रियल। अब ये कह रही हैं कि ये जो रीज़न था प्रोग्राम का वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए हुआ बिकॉज हम जो है लोगों को कहाँ लेकर जा रहे थे, अंटार्कटिका लेकर जा रहे थे। और अंटार्कटिका ऐसी चीज़ थी कि अगर इंसान एक बार वहाँ चला जाए तो उसका बार बार जाने का मन करता था और वो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही आता था। ब्लेस का मतलब होता है कि किसी को अगर कुछ फ़र्क ना पड़े, तो वो कह रही है कि अगर आप अपने ही लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में बैठे रहोगे, अपने घर पे ही बैठे रहोगे, तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अगर आप बाहर निकलोगे, चीज़ों को देखोगे, आप समझोगे कि कैसे सब कुछ हो रहा है, तब आप रियलाइज़ करोगे कि ये जो थ्रेट है, ये जो डर है ग्लोबल वार्मिंग का, वो सच में रियल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो असली में ऐसी हो रही हैं। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little change in the environment can have big repercussions. टेक द माइक्रोस्कोपिक। अब यहाँ पर ये पहले इतना समझ लेते हैं। वो कह रही है कि अंटार्कटिका जो है इतनी ज़्यादा उसमें अंदर क्या है, सिंपल इकोसिस्टम है, यानी कि ह्यूमन तो रह नहीं रहे, पेड़ तो वहाँ पे है नहीं, आइज ही आइज है, तो वहाँ पे बहुत सिंपल इकोसिस्टम बनता होगा। और बायोडाइवर्सिटी यानी कि भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग, ठीक है, भिन्न भिन्न स्पीसीज, ठीक है, अलग अलग टाइप के स्पीसीज। बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लिविंग वेराइटीज़ नहीं मिलती और बहुत सिंपल इकोसिस्टम बनता है। तो वो एक परफेक्ट प्लेस है हमें चेंज इन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने का, जो कि छोटे छोटे चेंज भी वहाँ पर क्या देते हैं, बड़े बड़े रिजल्ट दे देते हैं। यानी कि वहाँ पर इतनी कम चीज़ें हैं कि वहाँ पर अगर छोटा सा भी एक चेंज होता है तो वो अच्छे से दिखता है, उसका एक बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। तो वहाँ पर पढ़ने पे भी जमता है लोगों को। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, those grass of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean chain। वो कह रही है कि फाइटोप्लैंक्टन के बारे में सोचो, जो कि कैसे एक माइक्रोस्कोपिक है, जो कि क्या करते हैं कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड उसे लेते हैं और अपना खाना बनाकर क्या कर देते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर देते हैं। तो वो कह रही हैं कि जो प्लैंक्टन है वो क्या कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं एंटायर साउथर्न ओशन की फूड चेन को। ठीक है, ये फूड चेन के प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। दिस सिंगल सेल प्लांट यूज द सन एनर्जी। अभी जो सिंगल सेल प्लांट है वो क्या करता है, यूज़ करता है सन की एनर्जी को टू एसिमिलेट कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ processes called the photosynthesis. Scientists warn that the further depletion in the ozone layer will affect the activity of the phytoplankton, which in turn will affect the life of the all marine animal birds of the region and the global carbon cycle। यहाँ पर वो कह रही हैं कि जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, उन्होंने भी इस चीज़ को लेके वॉर्न कर दिया है लोगों को, चेतावनी देती है कि अगर फर्दर डिप्लीशन हुई ओजोन लेयर की तो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी एक्टिविटी ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, जो कि बहुत बड़ा काम करते हैं। ठीक है, ओशन की फूड चेन में देख लो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को फिक्स करने में देख लो, तो ये बहुत काम आते हैं। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं होगा तो ये मराइन एनिमल्स को तो इफेक्ट करेंगे, बिकॉज उनका जो है प्रोड्यूसर जो उन्हें खाना दे रहा है वही खत्म हो जाएगा। बर्ड ऑफ द रीजन भी वहाँ के नहीं बचेंगे और हमारा जो कार्बन साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा।
इन द पैराबल, पैराबल का मतलब क्या होता है, मोरल बेस्ड स्टोरी ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज द ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग एंड द बिग थिंग विल फॉल इनटू दी प्लेस। वहाँ पर ये कह रही है कि अगर मोरल स्टोरी लें फाइटोप्लैंक्टन से तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो कल के दिन खुद ही सही हो जाने लगती हैं। यानी कि पढ़ाई में भी अगर ऐसा, अगर हम छोटा छोटा पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, तो धीरे धीरे वो जो है बड़ी चीज़ हो जाती है। यानी कि रोज़ अगर आप 1 या 2 पेज अपने बुक के पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे आपकी पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा ही ये भी कह रहे हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें तो बड़ी बड़ी चीज़ें आगे जाकर खुद ही सही हो जाने लगती हैं। अब देखो, वॉक ऑन दी ओशन, अब ये पहली बार ओशन पे वॉक करती है तो यहाँ पर ये अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि कैसे उन्होंने ओशन पे वॉक किया। माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ द सच एपिफेंस बट द बेस्ट अकर जस्ट शॉर्ट फॉर द एंटार्कटिका सर्कल एट 65.5 डिग्री साउथ। अब ये कह रही है कि इनका जो एंटार्कटिका का एक्सपीरियंस था वो फुल ऑफ द एपिफेंस, मतलब एक्सपीरियंस ऑफ द सडन रियलाइजेशन, तो फुल था, उनको हर चीज़ सडनली रियलाइज़ हो रही थी, ठीक है। लेकिन जब बेस्ट कब हुआ उनको, जब वो एंटार्कटिका सर्कल में थी, यानी कि नदी में ही थी, मतलब पानी जो था वहीं पर थी। द श्लोकास की had managed to wedge herself into the thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going further। अब ये कह रही है कि इनकी जो नाव थी, इनकी जो बोट थी, ठीक है, वो जाकर एक जगह पर फंस गई। वेज का मतलब क्या होता है, एक नैरो स्पेस, ठीक है, नैरो स्पेस में जाकर वो फंस गई। वहाँ पर किसके किसके बीच में फंस गई, पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड के बीच में जाकर वो फंस गई, जो कि उनकी वजह से उनकी बोट जो है वो आगे नहीं जा पा रही थी, ठीक है। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ बट बिफोर वी डिड वी वर इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन दी ओशन। और इसके पहले अब उनको जब मुड़ना था और उनके कैप्टन ने क्या डिसाइड किया कि वो नॉर्थ जाएंगे अब फिर से, लेकिन उससे पहले उनको एक गैंग प्लैंक यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिससे आप नाव के अंदर बैठ सकते हो और नाव के अंदर बैठ सकते हो और नाव से उतर सकते हो, तो उसमें जाकर तुमको क्या करना है, वॉक करना है ओशन में। वहाँ पर आइस जमी थी तो वो ओशन पर वॉक कर सकते थे। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, टोटल उन लोग 52 बच्चे थे। किंटेड आउट, किंटेड आउट का मतलब होता है उनको कपड़े दिए गए जिससे वो ओशन पे वॉक कर सके, वैसे कपड़े दिए गए उनको, सारे इक्विपमेंट दिए गए। कोर टेक्स यानी कि उनको ब्रीथेबल वाटर प्रूफ क्लोथ्स दिए गए, ग्लेयर्स, उनको चश्मे दिए गए, बिकॉज आइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, तो ये सारी चीज़ों के लिए उनको ये सारी चीज़ें देनी पड़ी। वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस विद दैट सीम्स टू स्प्रेड आउट फॉर एवर underneath our feet was the meter thick ice pack and underneath that 180 meter living breathing salt water। यहाँ पर वो कह रही है कि हमारे पैरों के नीचे जो थी वो 1 मीटर थिक क्या थी, आइस की पीस थी, जिसके नीचे जो है 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, यानी कि वहाँ पर नीचे ही जो था वो पानी बह रहा था, यानी कि ऊपर ऊपर आइस जमी थी, नीचे जो है पानी चल रहा था, जहाँ पर जितनी भी लिविंग चीज़ें थी जो पानी के अंदर रहती है वो ब्रीथ कर रही थी सॉल्ट वाटर के अंदर। इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी कि बाजू बाजू पे क्रैब ईटर seals were retching and stunning themselves on the ice floes much like the stray dog will do under the shade of the banyan tree, ठीक है। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ द रेलिवेशन एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्टेड। अब यहाँ पर वो कह रही है कि ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी और आजू बाजू में क्रैब ईटर, अब क्रैब ईटर जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े जानवर होते हैं, जानवर नहीं इन द सेंस एनिमल ही होते हैं, ठीक है, वहाँ पर रहते हैं आइज़ वाली जगहों पे। एक बार सर्च मार के गूगल में देख लेना कि क्रैब ईटर कैसे दिखते हैं। उनका जो अडल्ट का वेट होता है वो 200 से 300 किलो होता है, ठीक है, क्रैब ईटर्स का। तो वहाँ पर क्रैब ईटर वहाँ पर एकदम लेटे हुए थे और क्या ले रहे थे, सन बाथ ले रहे थे, यानी कि धूप पे पड़े हुए थे कुछ गर्मी लेने के लिए, बिकॉज वहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हुआ करती थी। तो वो आइस के फ्लॉक्स यानी कि आइस के बड़े बड़े टुकड़े जो पानी में ऐसे तैर रहे थे उन पे वो बैठे हुए थे। जैसे वो कंपेयर करिए कि हमारे यहाँ के स्ट्रे डॉग गर्मी के टाइम पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठते ताकि उनको थोड़ी ठंडी हवा मिल सके, तो वो ठंडी हवा के लिए बैठ रहे हैं और यहाँ पर ये जो क्रैब ईटर है वो थोड़ी सी सनलाइट लेने के लिए बैठ रहे हैं। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ द रेलिवेशन, रेलिवेशन का मतलब होता है इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो यहाँ पर वो कह रही है कुछ भी इंटरेस्टिंग, मतलब यहाँ पर हर चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन हर चीज़ें जो थी वो इंडीड कनेक्टेड मतलब हर चीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं नेचर से ही ज़्यादा कनेक्टेड थी।
9 time zones, 6 checkpoint, 3 bodies of the water and many ecosphere later, I was still wondering about the beauty of the balance in play on our rail, beauty ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन अवर अर्थ। यहाँ पर वो कह रही है कि उन्होंने 9 टाइम जोन्स किए, पास किए, 6 चेक पॉइंट्स किए एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर और बहुत सारे इकोस्फीयर, लेकिन इसके बाद भी वो जो है एकदम शॉक हो रही है किस पे, ब्यूटी के, किसके ब्यूटी पर, एंटार्क्टिका के ब्यूटी पर। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी। वो कह रही है कि इतनी ठंडी जगह कैसे कभी एक वार्म जगह हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा। विल बी around to see it, our or would we have gone the way of the dinosaur mammals and woolly rhinos। अब यहाँ पर वो क्या कह रही है, यहाँ पर वो कह रही है कि ये जो एंटार्क्टिका है जो कि अभी इतनी ठंडी जगह है कि क्या वो फिर से एक वार्म प्लेस के अंदर चेंज होती है, और अगर होती भी है तो क्या हम उसे देखने के लिए रह जाएंगे, या फिर हमारा जो हाल है वो डायनासोर मैमोथ्स एंड वूली राइनोज ये सारे जो है एक्सटेंट एनिमल हैं जो कि अब धरती में नहीं रह चुके। तो वो कह रही है कि ऐसा कभी होगा, और होगा भी तो हम यहाँ पर रह जाएंगे, यानी वो कह रही है कि हम तब तक एक्सटेंट ना हो जाए वो टू से। और वो कह रही है कि क्या पता क्या हो सकता है, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। बट आफ्टर स्पेंडिंग द 2 वीक जब उन्होंने स्पेंड कर लिए विद द बंच ऑफ द टीनेजर, यानी कि उन्हीं के एज के थे, टीनेजर थे, वी स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिनके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ जागरूकता है कि वो वर्ल्ड को सेव करेंगे। ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन द मिलियन ईयर बट वॉट द डिफरेंस अ डे मेक। यहाँ पर वो कह रही है कि वो ऐसा कह सकती है कि कितना कुछ हो गया मिलियंस ऑफ द ईयर पे, बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक, लेकिन एक दिन ने कितना डिफरेंस बना दिया, कितना कुछ चेंज कर दिया। वो ऐसा कह रही है, वो कह रही हैं कि जितना होना था वो हो चुका, ठीक है, जितना सब कुछ होना था, जितना पॉल्यूशन क्रिएट करना था वो हो चुका, लेकिन वो ऐसा सोच रही है कि वो जो टीनेजर्स को लेकर गई होंगी वो कुछ सीखे होंगे वहाँ से, और वो जाकर वहाँ पर अप्लाई भी करेंगे ये सारी चीज़ों को, तो एक डे जो है वो कोई नया डिफरेंस बना देगी। तो यहाँ पर वो ऐसा कहना चाह रही है। तो बस यही हमारे इस चैप्टर में, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका मन भी कर गया होगा एंटार्क्टिका में घूमने का, मेरा भी कर गया था, लेकिन अभी स्टिल पेपर आ रहे हैं तो